सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी भारत और किस देश के बीच में पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है अयुत्या। ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। पहली बार ये हुआ है इन दोनों के बीच में, पहला संस्करण है तो इंपॉर्टेंट है। अयुत्या का मतलब होता है अपराजय। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कुलिश ने हिस्सा लिया। अच्छा, वैसे थाईलैंड के साथ और कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक होती है, करेंसी होती है बाहत, और प्रधानमंत्री अभी नए बने थे, श्रेथा थाविसेन इनका नाम है, ये भी ध्यान में रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किसने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया? तो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और इस टीके का, इस वैक्सीन का नाम क्या है? CHADOX1 निपाह बी। यहाँ पे OX का मतलब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये निपाह वायरस किससे फैलता है? फ्रूट बैट से, यानी कि फल वाली चमगादड़ से। और इसका जो ये नाम है ना, निपाह, पहली बार एक्चुअली में ये मलेशिया के निपाह शहर में फैला था, तो उसी के नाम पे इसका नाम निपाह वायरस रखा गया है। और भारत में अगर पूछे पहली बार ये किस राज्य में फैला था, तो केरल में। आपको याद है अभी WHO ने मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम मॉस्क्यूरिक्स है। और एलिसा जो टेस्ट होता है किस रोग के लिए होता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट। वर्ल्ड एड्स डे तो आपको पता ही है, 1 दिसंबर को मनाते हैं। और रेबीज का पहला टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने। ये जो रेबीज है ना, ये वायरस से होने वाला रोग है। किस वायरस से? रैबिडो वायरस से। इसमें पानी से डर लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर लगना, पानी से डर लगता है। अच्छा, अभी आपको याद होगा रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हमारा गोवा बना है। और जो दुनिया का सबसे पहला टीका खोजा गया था वो चेचक का था, स्मॉल पॉक्स। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि नीति आयोग के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश है। एक्चुअली में अभी नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट, यानी कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया था, जिसके अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला ये पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। मतलब यहाँ पे गरीबी में सबसे ज्यादा सर्वाधिक कमी आई है। दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे राजस्थान बताया गया। और नीति आयोग की बात करें, जिसे योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था, कब? 1 जनवरी 2015 को। और इसके CEO BVR सुब्रमण्यम है, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, जबकि अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, गरीबी से एक प्रश्न याद रखना, जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। तो उन लक्ष्यों में किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गरीबी की बात कही गई है? तो आंसर होगा SDG नंबर 1। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि धनु यात्रा त्योहार ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो आप कह सकते हो ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन है, धानु यात्रा जिसे कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी का प्रदर्शन किया जाता है। 11 दिनों तक ये उत्सव चलता है। तो धानु यात्रा त्योहार आप बोल दो इसे, धानु तो धानु यात्रा त्योहार आप इसे बोल दो, जो मनाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, और अभी गवर्नर नए बने थे, रघुबर दास उनका नाम है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश ने ये माई स्कूल माई प्राइड नाम से एक अभियान शुरू किया, ये याद रखना। तो इसमें क्या है, मैं मोटा मोटी आपको बता दूं। इसमें व्यक्तियों को या संगठनों को एक स्कूल गोद लेने के लिए कहा गया है, मतलब आग्रह किया गया है। तो ये है माई स्कूल माई प्राइड अभियान। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप किया? तो आंसर होगा संभव। तो संभव नाम याद रखना। काम क्या है इसका? देखो सीधा सा अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय सेना ने सैन्य संचार के लिए, मतलब कम्युनिकेशन के लिए, ताकि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो लीक ना हो, उनका डेटा लीक ना हो, उनकी जो संचार प्रणाली है वो एकदम स्ट्रांग रहे, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहे। मतलब जैसे कि मैंने आपको कुछ भेजा या मैंने आपको कहा तो वो मुझे ही पता हो, और आपको भेजा तो वो आपको ही पता हो, किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड इंसान को नहीं पता हो। तो इस तरह से ये इन्होंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको लॉन्च किया है, जो कि भारतीय सेना के लिए है, क्योंकि भारतीय सेना हमारी सिक्योरिटी करती है।
तो सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी जरूरी है, क्योंकि उनकी बातें अगर लीक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, उन पे संकट आ जाएगा। उन पे संकट आया मतलब हम पे संकट आया, क्योंकि हमारी आन बान शान है हमारी सेना। संभव की मैं आपको फुल फॉर्म भी बता दूं, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी कश्मीर में झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया? बिपिन रावत जी के नाम पे। हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये बिपिन रावत जी, और अभी जम्मू कश्मीर के बारामूला में जो झेलम स्टेडियम है उसका नाम उनके नाम पे रखा गया है। वैसे हमारे दूसरे नंबर के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है, ये आप जानते हो। और झेलम नदी की बात करें तो इसे वितिस्ता भी कहते हैं, और जो वुलर लेक है वो इसी के किनारे है, और तुलबुल या फिर यूं कहूं कि उरी परियोजना इसी के ऊपर है, ये भी याद रखना। ये सिंधु की सहायक नदी है। अच्छा, कुछ और स्टेडियम अभी न्यूज में थे, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो एक तो याद होगा आपको, सचिन की प्रतिमा स्थापित की गई थी वानखेड़े स्टेडियम में जो मुंबई में है। हमारा देश का हो गया या विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये अहमदाबाद में है, मिलेगा आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम कहते थे। और मोहाली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया, ये भी याद रखो। और उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको मिलेगा राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रख दिया गया। और उसी तरह से रायबरेली में जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम रानी रामपाल के नाम पे किया गया था। और पुणे में जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है उसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे किया गया था। और बिपिन रावत जी से संबंधित भी कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो इनके सम्मान में नेपाल में एक श्री मुक्तिनाथ मंदिर है, वहां पे एक घंटी लगाई गई थी। अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य कैंप का नाम इनके नाम पे रखा गया। इनके ऊपर एक बुक भी आई है अभी, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम से, रचना बिष्ट रावत ने लिखा है। और उत्तर प्रदेश में एक मैनपुरी सैनिक स्कूल है, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारा रिवीजन कराया, स्टेडियम से संबंधित भी और बिपिन रावत जी से भी, तो ये ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो याद रखना ये सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। इस बार इसका ये हुआ नवा एडिशन हरियाणा के फरीदाबाद में। और विज्ञान से आपको याद आएगा एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को हम मनाते हैं, और एक विश्व विज्ञान दिवस होता है वो हम 10 नवंबर को मनाते हैं। और आपको याद आएगा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है। और भारत के बाहर बात करेंगे तो इस बार इसका आयोजन कहां पे हुआ? श्रीलंका में। और सूरजकुंड मेले का आयोजन भी हरियाणा में होता है, ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या अभी जनवरी 2024 में ही भारतीय सेना ने आतंकियों को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत हमारी आर्मी क्या करेगी? पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों से होने वाले आतंकी गतिविधियों को खत्म करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं बहुत बढ़ गई हैं, तो अब इन्होंने ये ऑपरेशन चलाया है और कचरा साफ करेगी। और ये जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है, पूछा जा सकता है किसकी तर्ज पे शुरू किया गया? तो ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पे, जिसे 2003 में शुरू किया था हमारी आर्मी ने आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए। तो अभी उसी के तर्ज पे ये ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सक्सेशन। एमी अवार्ड्स ये टेलीविजन इंडस्ट्री या बेस्ट सीरियल्स में या उससे जुड़े लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसी तरह से ऑस्कर की अगर अपन बात करते हैं तो ऑस्कर जो होता है वो बेस्ट मूवीज या बेस्ट डॉक्यूमेंट्री या उससे जुड़े हुए लोगों को, जैसे कि हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, उनको दिया जाता है। और एक ग्रेमी अवार्ड भी होता है जो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अभी 2024 में अभी हम प्रश्न में तो एमी अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो उसी की बात करें। इस बार इसका ये 75वां एडिशन था। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कि बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे मिला, तो सक्सेशन को मिला है। ड्रामा में बेस्ट एक्टर रहे कैरेन कुल्किन, बेस्ट एक्ट्रेस हैं सारा स्नूक, इसी ड्रामा के लिए, सक्सेशन के लिए ही। उसी तरह से कॉमेडी सीरीज में अगर बात करते हैं तो चुना गया द बियर को। और कॉमेडी में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो जेरेमी एलन वाइट चुनी गई है द बियर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस क्विंटा ब्रुनसन चुनी गई है अबाउट एलिमेंट्री के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। तो दलजीत सिंह चौधरी का नाम याद रखेंगे, सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल ये बन गए हैं।
सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, 1962 में, 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद। इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा, भाईचारा। और ये कहाँ पे हमारी रक्षा करते हैं? तो भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल में किसे असम सौरव पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा हिमा दास को। देखो असम सरकार क्या करती है, जिस तरह से होते हैं ना पद्म पुरस्कार होते हैं, वैसे तो अगर आप देखोगे लॉजिकली तो जो पद्म पुरस्कार के अंदर ही भारत रत्न आता है, ठीक है, लेकिन वो हम बोलते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो हमें लगता है कि ये पद्म के 3 हैं, लेकिन पद्म पुरस्कार ही हैं ये चारों। भारत रत्न सर्वोच्च हो गया, दूसरा सर्वोच्च पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री हो गया। तो अभी मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, जिस तरह से हम बोलते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, उसी तरह से असम सरकार ने भी शुरू किए थे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसमें सर्वोच्च है असम वैभव, फिर उसके बाद है असम सौरव और एक है असम गौरव। तो असम वैभव तो मैंने आपको बता दिया, रंजन गोगोई जी को दिया गया, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और असम सौरव ये 4 लोगों को दिया गया। असम वैभव तो एक ही जने को दिया था, रंजन गोगोई जी को। असम सौरव 4 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक ये है हिमा दास, एथलीट हैं, आप सभी जानते हो। बाकी 3 है डॉक्टर किशन चंद, एल्विस अली हजारिका और नादिराम देवरी। पुरस्कार की राशि में भी अंतर है, जो असम वैभव है उसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, असम सौरव में 4 लाख रुपए मिलते हैं और असम गौरव में 3 लाख, जो कि 17 लोगों को दिया गया। तो असम सौरव में भी ये नाम मैंने आपको बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है हिमा दास का, तो ध्यान रखना। तो गाइज ये थी आज की आपके रिवीजन वाली क्लास। तो इसमें हमारी कोशिश यही है कि 10 से 11 मिनट में आपके लूँ, ज्यादा समय नहीं लूँ, छोटा छोटा समय लेकर के थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे, जिसमें आपका ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा और रिवीजन भी होता जाएगा। कम कम क्वेश्चन लेंगे तो ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे हम 1 लाइनर रिवीजन कर रहे हैं, कुछ स्टैटिक वगैरह पार्ट आता है तो मैं आपको रिवाइज करवा ही देता हूँ। तो अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।